मेंसिस के बारे में बात करेंगे। माने मेंस्ट्रुएशन स्त्रियों में विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। मासिक धर्म यौवन की शुरुआत का प्रतीक है और यह मासिक धर्म आम तौर पर 10 से 15 साल की उम्र के बीच में शुरू होता है। हमें मालूम है कि स्त्री में 2 ओवरीज होती है और हर एक ओवरीज में 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक में से हार्मोन बनता है और दूसरा में से अंडा बनता है जिससे बच्चा पैदा होता है। अंडाशय से हर महीने में अमूमन एक अंडा पैदा होता है। वो अंडा जब परिपक्व हो जाता है तब फर्टिलाइजेशन की उम्मीद में वो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय की ओर जाता है। इस दौरान गर्भाशय की दीवारें भी थोड़ी थिक हो जाती है। सहवास के बाद अगर पुरुष के स्पर्म्स अंडे से मिलते हैं तो वो फर्टिलाइज हो जाता है और यह फर्टिलाइज्ड अंडा आहिस्ता आहिस्ता गर्भाशय की ओर जाता है और गर्भाशय की दीवार में यह इम्प्लांट हो जाता है और यहाँ ये एम्ब्रियो माने भ्रूण परिपक्व होता है और बच्चे के रूप में 9 महीने तक विकसित होता रहता है। अगर यह अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तो गर्भाशय का अंदर का लेयर गर्भाशय से अलग हो जाता है और योनि मार्ग से मेंसिस के रूप में बाहर आ जाता है। मेंसिस में इसके साथ कुछ ब्लड, कुछ सर्वाइकल म्यूकस और कुछ योनि मार्ग के स्राव भी मिले हुए होते हैं। उसके बाद एक नई मेंसिस की फिर से शुरुआत हो जाती है। यह मेंसिस की प्रक्रिया हर महीने यौवन प्रवेश के बाद और मेनोपॉज आने तक यानी रजोनिवृत्ति आने तक चलती रहती है। यह मेंसिस का चक्र अमूमन 28 दिनों का होता है। ये कभी कम ज्यादा भी हो सकता है। अभी मैं जो स्क्रीन पे एक टेबल बता रहा हूं जिसे मासिक चक्र की घटनाएं समझना बड़ा आसान हो जाएगा। दिन 1 से 5 जब मासिक शुरू होता है तो पहले दिन को मासिक चक्र का पहला दिन माना जाता है। मेंसिस का पीरियड लगभग 5 दिन चलता है। पहले 2 दिन ब्लीडिंग कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। दिन 6 से 14 ब्लीडिंग बंद हो जाता है और यूट्रस के अंदर के लेयर जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं गर्भ रुकेगा ऐसी उम्मीद से उसके प्रिपरेशन में लग जाता है, जिसमें अक्सर अंदर का लेयर ज्यादा थिक हो जाता है। रक्त और पोषक तत्वों से यह लेयर और ज्यादा समृद्ध बनता है। अभी दिन 14 से 25 तक 14वें दिन के इर्द गिर्द ओवरी से अंडा निकलता है और वह फैलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय की ओर जाता है। इस दौरान अगर स्पर्म्स अंडे को फैलोपियन ट्यूब में मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है और यह फर्टिलाइज अंडा गर्भाशय की ओर बढ़ता है और आखिर में गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है और गर्भ वहां बच्चे के रूप में विकसित होता है, पलने लगता है। दिन 25 से 28 अगर अंडा स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होता और गर्भाशय में इम्प्लांट नहीं होता तो कुछ हार्मोन में बदलाव की वजह से गर्भाशय के अंदर का लेयर अनफर्टिलाइज्ड अंडा और दूसरी चीजों के साथ मेंसिस के रूप में बाहर आ जाता है और मेंसिस के पहले दिन की फिर से शुरुआत हो जाती है। अभी मैं बताने जा रहा हूं कि लड़कियों में मेंसिस का पहला अनुभव कैसा होता है। यह लड़की के जीवन की एक बड़ी घटना है और कुछ लड़कियां अक्सर इस दिन को याद रखती है
कि उनका मासिक धर्म कब शुरू हुआ था। उसमें कोई शक नहीं कि मासिक धर्म यह यौवन प्रवेश की पहली और एकमात्र निशानी है। साथ में यह भी कह सकते हैं कि यह एक अच्छे स्वास्थ्य की भी निशानी है। फिर भी कई बार यह मेंसेस की शुरुआत कुछ लड़कियों में एक बेहद चौंकाने वाली हरकत हो जाती है, एंजाइटी क्रिएट करने वाली हरकत बन जाती है। अगर उनको मेंसेस के बारे में पहले से बताया नहीं जाता तो अक्सर वो घबरा जाती है, कंफ्यूज हो जाती है और अपने शरीर में कुछ अलग सा हो रहा है ऐसा सोचकर वो अपने आप को बेहद दुखी और एंग्शियस महसूस करती है और अपने आप को कोसती रहती है कि मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों हो रहा है। हकीकत में ये सब कंफ्यूजन, ये एंजाइटी तब पैदा होती है कि जब लड़की को पहले से उनकी माताओं ने या उनकी बड़ी बहनों ने मासिक धर्म के बारे में पहले से एजुकेट नहीं किया होता। जब सेक्स एजुकेशन नहीं दिया होता है तभी ऐसी हरकतें होती। यह समझाना आवश्यक है कि मासिक हर एक औरत को आता है। मासिक यह बात का संकेत करता है कि अभी आपका बदन मैच्योर हो रहा है और यह मासिक प्रजनन की क्षमता का भी संकेत है। माने इट्स अ साइन ऑफ फर्टिलिटी एज वेल, कि अभी आप सहवास करने के बाद प्रेग्नेंट हो सकती हैं। मेंसेस की शुरुआत 10 से 15 साल की उम्र के दरमियान हो सकती है, लेकिन आम तौर पर महिला का शरीर 18 से 20 साल की उम्र में गर्भधारण के लिए तैयार होता है। इसलिए अगर आपको गर्भधारण करना हो, अगर आपको प्रेग्नेंट बनना ही है, तो 18 साल के बाद की उम्र आपके लिए बेहतर होगी। लोग पूछते हैं कि एक मां को अपनी बेटी को मेंसेस में क्या होता है उसके बारे में कैसे बताना चाहिए। अगर कोई मां अपनी बेटी को मासिक धर्म में मेंसेस में क्या होता है यह बताना चाहती है, तब उसे उसके बारे में स्पष्ट तरीके से समझाना चाहिए कि जब आपको शुरुआत में मासिक आएगी तो आप अपनी योनि से थोड़ी मात्रा में रक्त बह रहा है ऐसा अनुभव करेंगी। मासिक का खून जैसे नल से पानी निकलता है उस तरह नहीं बहता, बल्कि धीरे धीरे टपकता है और अक्सर आपको अपने प्राइवेट पार्ट में गीलेपन का एहसास भी होता है। लेकिन मुमकिन है कि तब तक आपके अंडरगारमेंट खून से गीले हो चुके हो, और ऐसा अचानक भी हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप शांत रहें, घबराएं नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये एक साधारण प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया से अमूमन हर एक लड़की गुजरती है। साथ साथ में आपको उन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स की जानकारी भी देनी चाहिए, जिससे मेंसेस की सिचुएशन वह आसानी से हैंडल कर सके। इसके उपयोग के बाद न तो आपके कपड़े गीले होंगे या न तो खून अचानक टपकने लगेगा। यह मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स मार्केट में अलग अलग तरीके के उपलब्ध है। इसमें खास तौर पर पैड्स, टैम्पन्स और कप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यह हकीकत लड़की को पहले ही से मालूम होती है तो वह अपने बदन में होते हुए चेंजेस से घबराएगी नहीं, वो अपने आप को सही तरीके से हैंडल कर सकेगी और किसी किस्म की एंजाइटी पैदा नहीं होगी। यह एक सेक्स एजुकेशन का प्रकार है। यहां पर समझाया जाता है कि अगर आपको अचानक मेंसेस हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से पेश आना चाहिए। अभी तक हमने बात की मेंसेस के बारे में,
अब बात करेंगे मेंसेस के वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले सैनिटरी पैड्स, टैम्पून्स और कप्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे सैनिटरी पैड्स की। मासिक धर्म के वक्त महिलाएं जो प्राइवेट पार्ट के इर्द गिर्द एक पैड रखती है या शोषक कपड़ा या सैनिटरी तौलिया रखती है, जिसकी वजह से बहता हुआ खून एब्सॉर्ब हो जाता है। अपने यहाँ ये सैनिटरी पैड्स सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। सैनिटरी पैड्स का उपयोग करना बड़ा आसान है। आजकल मार्केट में अलग अलग कंपनियों के सैनिटरी पैड्स बहुत सारे ऑप्शन के साथ मिलते हैं। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर वह सैनिटरी पैड कैसे उपयोग करें, इसकी जानकारी लिखी हुई रहती है। इसके साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इस सैनिटरी पैड का उपयोग माहवारी के समय में आप कितने घंटे तक करें, क्योंकि एक सैनिटरी पैड आप पूरा दिन 24/7 नहीं चला सकते। कुछ घंटों के बाद उसका बदलना जरूरी रहता है। सैनिटरी पैड कब बदलना है, यह महिला को होने वाला ब्लीडिंग और सैनिटरी पैड की क्वालिटी पर डिपेंड होता है। बाजार में थिन, अल्ट्रा थिन क्वालिटी के सैनिटरी पैड उपलब्ध हैं। साथ साथ नॉर्मल और हैवी ब्लीडिंग के लिए अलग वैरायटी भी उपलब्ध है। दोस्तों, भारत जैसा देश आज भी 50% गांव में बसा हुआ है। अपने देश में हर महिला को अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड के लिए खर्चा करना इतना आसान नहीं होता। सरकारी अस्पताल में सैनिटरी पैड्स दिए जाते हैं। यह महिलाएं इसकी पूछताछ सरकारी अस्पतालों में भी कर सकती है। इसके अलावा आजकल बहुत सारी सार्वजनिक महिला शौचालयों में एनजीओज द्वारा सैनिटरी पैड्स के वेंडिंग मशीन लगाए जाते हैं। यह एक अच्छे बदलाव की शुरुआत है, लेकिन ध्यान रखें कि सैनिटरी पैड्स समय समय पर बदलते रहने से आपके प्राइवेट पार्ट का हाइजीन अच्छी तरह से बना रहेगा। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं सैनिटरी पैड की जगह नॉर्मल सा कपड़ा रखकर माहवारी में काम चला लेती हैं। उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कपड़े समय समय पर बदलना और तुरंत धोना अति आवश्यक है। अभी हम दूसरी चीज की बात करते हैं, वो है टैम्पन्स। टैम्पन्स एक कॉटन का गोल सिलेंडर होता है जो थोड़ा थिक होता है। उसकी वजह से ये योनि मार्ग में फिट बैठता है। कॉटन के होने की वजह से उससे कोई तकलीफ नहीं होती। टैम्पोन के इस कॉटन सिलेंडर से एक धागा बंधा हुआ रहता है। उस धागे को खींचकर टैम्पोन योनि मार्ग से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे ही माहवारी के दौरान खून निकलने लगता है, टैम्पोन में वो खून एब्सॉर्ब हो जाता है, और जैसे जैसे खून एब्सॉर्ब हो जाता है वैसे वैसे स्पंज की तरह टैम्पोन फैल जाता है। इसी कारण अंदर का खून बाहर नहीं आ पाता। टैम्पोन का यह एक महत्वपूर्ण फायदा है। सैनिटरी पैड और टैम्पन्स में यही फर्क है कि सैनिटरी पैड में खून योनि मार्ग से बाहर आने के बाद एब्सॉर्ब होता है, जिसकी वजह से कभी कभी महिलाओं को चमड़ी में रैशेस या डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। लेकिन टैम्पन्स में यह खून योनि मार्ग के अंदर ही एब्सॉर्ब हो जाता है। टैम्पोन में कॉटन सिलेंडर खून को योनि मार्ग के बाहर आने से रोकता है। यह टैम्पोन का एक प्लस पॉइंट है। वेस्टर्न कंट्रीज में सैनिटरी पैड्स के कंपैरिजन में ज्यादातर महिलाएं टैम्पोन्स का इस्तेमाल करती हैं।
टेम्पोन्स के उपयोग से योनि मार्ग में हाइमेन फटने के चांसेस भी रह सकते हैं। यह टेम्पोन का एक सो कॉल्ड माइनस पॉइंट है। जो औरतें अपनी वर्जिनिटी के बारे में हाइमेन को अक्षत रखना आवश्यक मानती है और जिनके लिए हाइमेन का इंटैक्ट रहना महत्वपूर्ण है, उन्हें टेम्पोन्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज है कप्स। सैनिटरी पैड और टेम्पोन्स के अलावा कप्स का उपयोग भी माहवारी में किया जाता है। कप्स अक्सर सिलिकॉन के बनाए हुए होते हैं और योनि मार्ग के अंदर रखे जाते हैं। माहवारी के दौरान योनि मार्ग से निकलता हुआ खून यह कप में जमा हो जाता है। जैसे सैनिटरी पैड्स अलग अलग साइज के होते हैं, वैसे ही कप्स भी अलग अलग साइज के होते हैं। सैनिटरी पैड्स, टेम्पोन्स और कप्स में सबसे बड़ा फर्क यह है कि कप्स के अलावा बाकी के दोनों डिस्पोजेबल है, माने एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन कप्स का उपयोग आप ज्यादा बार कर सकते हैं। दोबारा उपयोग से पहले कप्स को सही तरीके से धो लेना आवश्यक है। मेंसेस के दौरान और भी तकलीफें हो सकती है। मिसाल के तौर पर सब ज्यादातर बोलते हैं कि मेंसेस में के दौरान क्रैम्प्स होती है, तो उसे राहत पाने के लिए क्या करें? अपने पेट के नीचे और पीठ पर हल्के से मालिश करें और गर्म पानी की थैली रख सकते हैं। आरामदायक स्थिति में लेटने की कोशिश करें और धीमी धीमी गहरी सांस लें। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार दर्द निवारक दवाइयों का उपयोग भी कर सकते हैं। कई बार पेट में क्रैम्प के अलावा महिला में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, थकान और स्तन में दर्द का भी अनुभव हो सकता है। महिला को अपने पार्टनर को ये सिम्टम्स के बारे में बता देना चाहिए। अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताना जरूरी है ताकि पार्टनर समझ सके कि उसे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। इससे दोनों की लव मेकिंग की प्रक्रिया और सहवास का अनुभव बेहतर बन सकता है। आमतौर पर पूरे पीरियड्स के दौरान करीबन 2 या 3 बड़े चम्मच खून का बहाव होता है। हाँ, लेकिन कई बार उससे अधिक भी खून जा रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें अलग अलग दूसरे स्राव भी जुड़े होते हैं। अलग अलग महिलाओं में मेंसेस के दौरान रक्तस्राव का टाइम और क्वांटिटी दोनों अलग अलग हो सकते हैं। कुछ चीजें अगर आप अपनाएं तो आपके पीरियड्स ज्यादा आरामदायक और कंफर्टेबल बन सकते हैं। खास करके आप ये ध्यान रखें कि आपका पीरियड कब आने वाला है, ताकि यू आर नॉट कॉट अनअवेयर्स। दूसरा, अचानक पीरियड आ जाएगा और आपको पता ही नहीं होगा तो आप कोई प्रिकॉशंस भी नहीं ले सकेंगे। बेहतर यही होगा कि आप आपकी पर्स में या बैग में एक सैनिटरी पैड जरूर रखें। तीसरा, पीरियड्स के दौरान नमक का सेवन कम करें और पानी ज्यादा पिए। चौथा, एक चीज का हमेशा ख्याल रखें कि हमारे देश में टॉयलेट क्लीन करने के लिए हम लोग टिश्यू पेपर नहीं लेकिन पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉयलेट धोते समय आप ये जरूर ख्याल रखें कि धोने की क्रिया आगे से पीछे की डायरेक्शन में हो, माने योनि से टॉयलेट संडास की ओर एक ही डायरेक्शन में हो, उससे रिवर्स नहीं तो टॉयलेट का इन्फेक्शन योनि मार्ग में फैल सकता है। अगर किसी को मेंसेस हैवी हो
माने ज्यादा खून जा रहा हो, तो आयुर्वेद का यह कहना है कि ऐसी व्यक्ति को उस वक्त बाजरा यानी पर्ल मिलेट्स उस दौरान नहीं खाना चाहिए। और आखिर में अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मासिक के दौरान सेक्स कर सकते हैं? जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर दोनों पार्टनर्स की सम्मति है, दोनों की रजामंदी है, तो मेंसेस के दौरान आप निश्चित रूप से सहवास कर सकते हो। अक्सर लोगों के दिमाग में यह गलत धारणा रहती है कि मेंसेस का खून गंदा होता है, अशुद्ध होता है, लेकिन हकीकत में यह शुद्ध खून है, क्योंकि यह खून में तो बच्चा पलने वाला था। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को मेंसेस के दौरान सहवास करना हो तो वो इत्मीनान से सहवास कर सकते हैं। मेडिकली इट इज सेफ टू इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग मेंसेस। कुछ लोग तो मासिक धर्म के दौरान सेक्स करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि योनि में गीलापन ज्यादा होने की वजह से वो उत्तेजना में इजाफा महसूस करते हैं, और दूसरा, गर्भ रहने की संभावना ही नहीं रहती, इसके लिए लोग ज्यादा बिंदास होकर सहवास कर सकते हैं। तीसरा, अगर मासिक आने से पहले कुछ औरतों को कंजेशन माने खून के जमाव की वजह से पेड़ू और कमर में परेशानी और दर्द का एहसास होता है, इस वक्त यदि कोई महिला ऑर्गेज्म पर पहुंचती है तो यह कंजेशन थोड़ा बहुत रिलीव हो सकता है और महिला को इस परेशानी में से राहत मिल सकती है। अमूमन ये कंजेशन क्लाइमेक्स के बाद ही कम हो जाता है और दर्द में भी कई बार बहुत राहत मिल सकती है। आयुर्वेद की एक अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, और वह है अन्न ही औषधम, माने फूड इज मेडिसिन। आयुर्वेद कहता है कि अगर किसी महिला को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो और खून की कमी महसूस करती हो, तो उसके इलाज के साथ साथ अपने खान पान में भी जिस पदार्थ में आयरन ज्यादा हो वैसे पदार्थ खाना बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खजूर, गुड़, बीटरूट इत्यादि। दोस्तों, अभी हमने बात की मेंसेस की, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी ये बड़ा निर्णय है। अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं की है और कोई महिला अचानक प्रेग्नेंट हो जाए तो वह दुविधा और टेंशन में आकर कंफ्यूज हो सकती है। प्रेगनेंसी के लक्षण क्या हो सकते हैं? पीरियड का मिस होना यह एकमात्र अहम लक्षण है। दूसरे लक्षणों में वॉमिटिंग, नौशिया, थोड़ी बहुत थकान, सांस फूलना, तन में हल्का सा दर्द, थोड़ी बहुत टेंडरनेस वगैरह हो सकते हैं। ये सब लक्षण एक साथ नहीं उभरते, लेकिन अलग अलग महिला में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर यह लक्षण उभर सकते हैं। महिला को कैसे पता पड़ेगा कि वह गर्भवती है कि नहीं? यदि आपको संदेह है, आपको डाउट है कि आप गर्भवती हैं, तो सबसे पहले होम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं। प्रेगनेंसी टेस्ट का किट ज्यादातर हर एक केमिस्ट की दुकान पर मिलता है। यह एक तरह का यूरिन टेस्ट है जिससे पता पड़ सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। यदि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया तो बेहतर होगा कि आप 3 दिन के बाद दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं और कंफर्म करें। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपका ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और वो फ्यूचर में आपको
पेल्विस का अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराने की सलाह भी दे सकता है। गर्भवती होने के बाद क्या होता है? जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने का निर्णय ले लेती है, तो एक एम्ब्रियो बच्चे के रूप में विकसित होने की शुरुआत हो जाती है। अधिकांश प्रेगनेंसी का समय 9 महीना होता है, लेकिन कुछ विभिन्न कारणों की वजह से कम ज्यादा भी हो सकता है। गर्भावस्था के पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने इसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। और ये हर एक ट्राइमेस्टर में कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती है। ध्यान रहे, भारत में जन्म से पहले अपने बच्चे की लिंग का पता लगाना, माने लिंग का परीक्षण करवाना, एक गुनाह माना जाता है। यह सरकार का कन्या भ्रूण हत्या के मामलों को कम करने का एक बेहतर प्रयास है। 9 महीने की अवधि के अंत में नियत तारीख के आसपास महिला को लेबर पेन का एहसास शुरू होता है। माने गर्भाशय में कुछ कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन की वजह से होने वाला दर्द शुरू हो जाता है और अंत में यह कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चा सर्विक्स से होते हुए योनि मार्ग के जरिए बाहर आ जाता है। बच्चा एक तो नॉर्मल तरीके से योनि मार्ग से बाहर आ सकता है, या कई बार कुछ कारणों की वजह से सिजेरियन सेक्शन, जिसे सी सेक्शन भी कहते हैं, उसके माध्यम से भी बाहर लाया जाता है। सी सेक्शन में ऑपरेशन से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। अगर कोई पूछे कि प्रेगनेंसी के 9 महीने दौरान व्यक्ति सेक्स कर सकता है या नहीं, आम तौर पर एक स्वस्थ महिला प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने जब चाहे तब सेक्स कर सकती है। हाँ, कभी भी यदि किसी किस्म की एंजाइटी, दर्द या रक्तस्राव हो तो सेक्स से अवश्य परहेज करना चाहिए। बस ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि अगर प्रेग्नेंट महिला ने पहले कभी अपने आप ही हैबिचुअल एबॉर्शन से बच्चे गंवा दिए हो, तो उसने प्रेगनेंसी होने के बाद, माने कंसीव होने के बाद तुरंत 3 महीने तक सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर किसी महिला का गर्भाशय का मुंह खुला हो, जिसे इनकॉम्पिटेंट हॉर्स कहते हैं, तो उसे दूसरे ट्राइमेस्टर में यानी 3 से 6 महीने के दरमियान सेक्स करना पूरी तरह से वर्जित है। आखिरी 3 महीने में यानी 6 से 9 महीने के दौरान जब भी आप सेक्स करते हो, तब मेल सुपीरियर पोजीशन में सहवास न करें, जिससे पुरुष का वजन गर्भ में पल रहे बच्चे पर डायरेक्ट पड़ सकता है। इसलिए दूसरी पोजीशन में सहवास करें। मिसाल के तौर पर पुरुष नीचे, स्त्री ऊपर, साइड टू साइड पोजीशन या रेयर एंट्री पोजीशन। एक और पोजीशन प्रेगनेंसी में बेहतर साबित हो सकती है, जिसमें पुरुष कुर्सी पर बैठा है, स्त्री भी उसकी गोदी में फेस टू फेस पोजीशन में बैठी है। वो अपने दोनों पैर पुरुष के पांव के इर्द गिर्द रख के फेस टू फेस पोजीशन में बैठकर सहवास करते हैं। ये पोजीशन ज्यादातर स्त्रियों को पसंद आती है। दूसरी एक चीज, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई वीर्य का स्खलन योनि मार्ग में करने से गर्भ में या महिला को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। वीर्य का स्खलन योनि मार्ग में करने के बाद न तो महिला को कोई दिक्कत होगी, न कोई बच्चे पर विपरीत असर होगी। हां, अगर डॉक्टर ने किसी भी कारण महिला को सेक्स करने की मनाही की हो, तो किसी दूसरे तरीके से भी
मिसाल के तौर पर मास्टरबेशन से या ओरल सेक्स से भी चरम सीमा पर पहुंचने की कोशिश न करें, क्योंकि विश्वविख्यात सेक्सोलॉजिस्ट विलियम मास्टर्स का कहना है कि हस्तमैथुन के वक्त गर्भाशय में जो कॉन्ट्रैक्शन, जो संकुचन होते हैं, वो संभोग के दौरान के कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में बहुत अधिक तीव्र होते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको सहवास की मनाही की है तो ध्यान रहे कि किसी और तरीके से भी आप क्लाइमैक्स पर न पहुंचे। दूसरा साथी एक सवाल जुड़ा हुआ होता है कि भाई अगर डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी के बाद फिर से कब सहवास शुरू करना चाहिए। यह कुछ कारणों पर निर्भर रहता है। अगर योनि से खून बह रहा हो, या तो एपिसियोटोमी स्कार, जो बच्चे को आसानी से बाहर निकालने के लिए किया हुआ एक सर्जिकल कट का जख्म होता है, वह अगर पूरी तरह से भरा न हो तो। तीसरा, महिला को सेक्स करने की डिजायर ही ना हो, उसको इच्छा ही ना हो। अमूमन ये तीनों चीजें 4 से 6 हफ्ते में समाप्त हो जाती है और उसके बाद सहवास आसानी से हो सकता है। कई बार स्त्री की कामेच्छा बहुत कम हो जाती है। कई बार हार्मोन की सिस्टम में जो बदलाव आता है उसकी वजह से कामेच्छा में कमी आ सकती है। ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग के दौरान भी कामेच्छाओं में बदलाव आ सकता है। मानसिक रूप से देखा जाए तो स्त्री का प्यार बच्चा और हस्बैंड दोनों में डिवाइड हो जाता है। बच्चे को संभालना यह अक्सर महिला की प्रायोरिटी बन जाती है। कई बार नए बच्चे की देखभाल में माँ इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि या तो वो थक जाती है या उसके पास सेक्स के लिए समय ही नहीं रहता। कई बार ऐसी औरतें भी मेरे तजुर्बे में आई है कि अपने बच्चे की देखभाल की मेहनत से या फिक्र से उनकी कामेच्छा में कमी आ जाती है और वो पूर्ण रूप से सेक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। कई बार स्त्री को प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन आ जाता है, जिस वक्त उसको रात को नींद देरी से आती है, सुबह आंख जल्दी खुलने लगती है, मन उदास रहता है, बेवजह रोना आ जाता है और उनकी हर एक काम की इच्छा कम या खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ सेक्स की इच्छा भी कम हो जाती है। इसका इलाज मनोचिकित्सक द्वारा काउंसलिंग या दवाई से बड़ी आसानी से हो सकता है। कई बार एक दूसरी चीज भी देखी है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद योनि मार्ग में थोड़ा ढीलापन आ जाता है, वजाइना थोड़ा लूज पड़ जाता है। सहवास के दरमियान पुरुष के प्राइवेट पार्ट और स्त्री के प्राइवेट पार्ट की जो पकड़ होती है वो थोड़ी लूज हो जाती है, मजबूती बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से सहवास के दौरान का जो आनंद आता है वो आनंद में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से पुरुष को सहवास करने की पहले जैसी इच्छा नहीं रहती। ध्यान रहे, रीजन कोई भी हो, इलाज मुमकिन है, बशर्ते पति और पत्नी दोनों को प्रॉब्लम सॉल्व करने का इरादा पक्का हो। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है। योनि मार्ग की पकड़ अगर लूज हो गई हो तो वो एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है। पोजीशन बदलने से भी ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो सकता है। मिसाल के तौर पर वुमेन्स लेग्स क्रॉस पोजीशन। बच्चे का काम स्त्री और पुरुष दोनों डिवाइड कर सकते हैं, पति और पत्नी। साथ में सेंसेट फोकस एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें पेनिट्रेटिव सेक्स पर प्रतिबंध लगाया जाता है और एक दूसरे को बातों से और टच से, स्पर्श से उत्तेजना का आदान प्रदान किया जाता है।
यहाँ स्पर्श और बातों से उत्तेजना में यानी एक्साइटमेंट में इजाफा किया जा सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई गर्भपात क्या है। गर्भपात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड। इसमें महिला के बदन से भ्रूण को अलग किया जाता है। गर्भपात दो तरीके के होते हैं। एक नैसर्गिक गर्भपात जिसे हम नेचुरल एबॉर्शन कहते हैं, और दूसरा है ऑपरेशन से किया हुआ गर्भपात जिसे हम अननेचुरल या अनैसर्गिक गर्भपात कह सकते हैं। नैसर्गिक गर्भपात में अगर महिला दुर्बल हो या किसी शारीरिक परेशानी या कमजोरी से पीड़ित हो या उसका बदन बढ़ते हुए गर्भ को धारण करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे कारणों की वजह से भ्रूण उसके गर्भाशय में कुछ हफ्ते या महीनों के बाद टिक नहीं पाता। उसके कारण उसे नैसर्गिक गर्भपात हो जाता है। कभी कभी कोई महिला को हैबिचुअल एबॉर्शन से पीड़ित होती है। हैबिचुअल एबॉर्शन का मतलब है कि उस महिला को गर्भ तो रहता है, लेकिन गर्भ रहने के बाद बार बार पहले 3 महीने में ही वो गर्भ गिर जाता है। इसमें आप गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं। गर्भपात का ऑपरेशन कब किया जाता है? इफ इट इज अनवांटेड प्रेगनेंसी, माने ये गर्भावस्था अनिच्छनीय है, तब कई बार प्रेगनेंसी चालू रखने से महिला को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, या अगर भ्रूण में कुछ जन्मजात दोष माने कुछ कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी हो, या प्रेगनेंसी किसी बलात्कार की वजह से हुई हो। कभी कभी अपने यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस या एक्सीडेंट में गर्भवती महिला के पेट को मार लग सकता है, जिससे उसके गर्भ को धोखा पहुंच सकता है। ऐसे सिचुएशन में अगर डॉक्टर एबॉर्शन की सलाह देता है तो आप एबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एबॉर्शन जैसे मामले में कोई भी ऐसी हरकत न करें जो मेडिकली सजेस्टेड ना हो। हमारे देश में गर्भपात लीगल है, लेकिन उसके कुछ नियम भी है। खास करके एबॉर्शन कब करवा सकते हैं और कौन करवा सकता है। अगर आपका इरादा एबॉर्शन के लिए है तो बेहतर यही होगा कि आप किसी सक्षम गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लें। सवाल साथ में यह भी पैदा होता है कि एबॉर्शन के बाद सहवास कब वापस शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर उसके लिए 3-4 जरूरी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एबॉर्शन के बाद अगर ब्लीडिंग बंद हो गया हो, किसी किस्म का दर्द और जख्म न हो, और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से महिला सहवास के लिए कंफर्टेबल हो, स्वस्थ हो, तो यकीनन सहवास शुरू कर सकते हैं। अक्सर एबॉर्शन के बाद गिल्ट और मैंने कुछ गलत किया है, या मेरे से कुछ गलत हो गया है, या मैंने हत्या की है, ऐसी बातें सहवास से पहले दिमाग में मंडराती रहती है, और यह महिला में काफी एंजाइटी पैदा कर सकती है। अच्छी तरह से ये समस्याओं का काउंसलिंग करके, डिस्कस करके, यथार्थ मानसिक शांति प्रदान करके, अगर अपराध भावना हो तो उसे दूर करके उसके बाद सहवास कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में फोर प्ले में ज्यादा टाइम व्यतीत करना जरूरी है, और जब भी आपकी पार्टनर की पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाए तभी आप इत्मीनान से सहवास कर सकते हो। कई बार महिलाओं को यह सदमा काफी परेशान करता है। एक विचार हमेशा उनको परेशान करता है कि दोबारा ऐसा हो गया तो। यह प्रॉब्लम दोबारा होने का भय
उनके मन से निकालना जरूरी है। जब भी वो भयमुक्त हो जाए तभी वह सही तरीके से सहवास का आनंद जरूर ले सकते हैं। प्रेगनेंसी या एबॉर्शन, आप जो भी निर्णय लो, इट हैज टू बी अ जेवी। ये दोनों का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि यह आपका और आपके पार्टनर का जॉइंट वेंचर है। क्योंकि इसमें पैदाइश से लेके पालने तक की जिम्मेदारियां भी आप दोनों को ही निभानी है।